अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तरजीहों और जायज़ों के साथ मैं हूँ ज़शान बशीर। नाज़रीन, मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। सियासी पार्टियों की जानिब से अपनी सरगर्मियों का आगाज़ भी कर दिया गया है। इसी सिलसिले में बिलावल भुट्टो ज़रदारी बलूचिस्तान के दौरे पर हैं। अपने कोयटा के दौरे के दौरान गुज़श्ता रोज़ अयूब स्टेडियम में यौम तासीस के जलसे से उन्होंने खिताब किया। आज वो बलूचिस्तान बार एसोसिएशन गए और वहाँ पर उन्होंने तकरीब से खिताब किया और एक बार फिर से उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि नौजवानों को आगे लाया जाना चाहिए, नौजवान क़यादत को आगे आना चाहिए और उनके हाथ में मुल्क की बागडोर देनी चाहिए। उनका क्या कहना था, आपको वो दिखा। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना, वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। दूसरी तरफ हमें बताया जा रहा है कि एक दूसरा शख्स जो खुद चंद साल पहले वजीर आजम रह चुका है, 70 साल का नौजवान का लीडर, कि यही मुल्क के, पाकिस्तान के, बलूचिस्तान के आपके ऑप्शंस हैं। इस मुल्क की मुस्तकबिल, इस मुल्क की किस्मत उन 2 शख्स के हवाले ना करे जिन्होंने यही पुराना सियासत, यही पुराना तर्ज सियासत, ये नफरत, ये तकसीम की सियासत, ये मसाइल को इग्नोर करने वाले सियासत, वो सियासत जिसने आपका और मेरा खून सस्ता कर दिया है, उनको फिर से मौका ना दे। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की जानिब से दूसरी सियासी जमातों में शमूलियत का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया था। आज कोयटा में बलूचिस्तान बार कौंसिल से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि आवाम मुल्क की किस्मत इन 2 शख्स के हवाले ना करें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की थी। हमें रिवायती और पुरानी सियासी सोच को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद मुल्क भर में अब सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों की तादाद के हवाले से जो हल्का बंदियाँ की गई हैं, उस बारे में भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इस सिलसिले में जल्द इलेक्शन शेड्यूल भी इसका ऐलान मुतवक्के है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं, बाकी मामलात भी वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के 266 हल्के बना दिए हैं। इस तमाम तर तफसीलात के लिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर से कौमी असम्बली के जनरल नशिस्तों के 266 और सूबाई असम्बलियों के 593 हल्के होंगे। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें होंगी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61, खैबर पख्तूनख्वा में 45 और बलूचिस्तान में 16 जनरल नशिस्तें होंगी। कौमी असम्बली मजमूई तौर पर 336 नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। खवातीन की मखसूस नशिस्तों की तादाद 60 होगी, जबकि 10 नशिस्तें अक़लियतों की होंगी। नई हल्का बंदियों में साबिका फाटा की 6 नशिस्तें कम हो गयी। पहले साबिका फाटा की 12 नशिस्तें थीं, जो 25वें आईनी तरमीम के बाद कम हुई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर तैयारियां की जा रही हैं और अब सिर्फ सियासी जमातों को इलेक्शन शेड्यूल का इंतजार है। देखना यह है कि वो कब तक अनाउंस कर दिया जाता है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करवा दूँ। रशीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं फाफिन के। रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना मुबशर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। राना साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। रशीद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। मुल्क में एक इंतहाई गैर यकीनी की फ़ज़ा थी, गैर यकीनी की सूरत हाल थी, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है ये कहा गया कि अब कोई इलेक्शन के हवाले से अबहाम पर कोई बात नहीं करेगा, इलेक्शन डेफिनेटली 8 फरवरी को होंगे। आप समझते हैं कि अब वो गैर यकीनी की सूरत हाल, जब ये तमाम वोटर ये हल्का बंदियों के हवाले से तफसीलात सामने आई हैं और उसके बाद अब शेड्यूल भी उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द अनाउंस हो जाएगा, वो गैर यकीनी की फ़ज़ा ख़त्म हो चुकी है? छट रही है और ये छटनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे ही डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज अब फाइनल हो गई हैं, फॉर्म 7 कल इशू हो गया है, उसके बाद अब बहुत सारे जो इलेक्टोरल प्रोसेसेस हैं उनका रास्ता हमवार हो गया है। फॉर एग्जांपल DROs और ROs की जो नॉमिनेशन है, जो उनकी तयनाती है, और वहाँ पे थोड़ा काम शुरू हो जाएगा और उसके साथ ही शेड्यूल अनाउंस होने की राह भी हमवार हो गई है। अगरचे आज कुछ खबरें आ रही है इलेक्शन कमीशन शायद शेड्यूल सिर्फ 56 दिन पहले अनाउंस करे, लेकिन शेड्यूल अनाउंस बहरहाल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले, शेड्यूल अनाउंस होने से पहले के जो प्रोसेस हैं, पोलिंग स्टेशंस की इस्टेब्लिशमेंट, पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट लग जाएगी,
आरओज और डीआरओज नॉमिनेट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हलकों पे इबहम था कैंडिडेट्स का, अब कैंडिडेट्स के पास हल्का जात की सतह पर कैंपेन करने का मौका है, क्योंकि इससे पहले उनका ये ख्याल था अगर जिस कैंडिडेट के भी जो हल्के थे वो उन पे ऑब्जेक्शंस फाइल हुए थे तो वो चेंज हो सकते थे। अब हल्के फाइनल हो चुके हैं, तो अब जो उम्मीदवार हैं वो भी एक इलेक्शन मोड में आ जाएंगे। और ये इस वक्त की जो इलेक्शन मुहिम जो सिर्फ पार्टीज़ की सतह पर चल रही है और उसमें कैंडिडेट्स हल्का जात की सतह पर बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं है, वो भी मुतहर्रिक हो जाएंगे। तो यह गैर यकीनी की फ़ज़ा किसी हद तक छट रही है, अगरचे जब शेड्यूल अनाउंस होगा तो उसके बाद मामला ज़्यादा क्लियर होंगे। जी राना मुबश्शिर साहब, ये फरमाइएगा कि जब इलेक्शन कमीशन के से ये अनाउंस किया गया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो बहुत से इबहम जो है वो क्लियर हो गए। अब सबसे बड़ा चैलेंज इदारे के लिए ये है कि इंतखाबात करवाए जाएं, साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। आप समझते हैं कि इसमें इलेक्शन कमीशन कामयाब हो पाएगा? ये कितना बड़ा चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन के लिए? बड़ा टफ जॉब है जी ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये कहा जाए कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो जाएंगे, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। और अगर हुआ भी है किसी हद तक, तो उसके बाद जो भी हारा है उसने कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो हार गया है। तो आई पर्सनली थिंक इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा टीडियस जॉब होगा, और वो इसको अगर सक्सेसफुली अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बट आई थिंक इसमें बड़े इफ्स एंड बट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, और इसमें बहुत से इश्यूज हैं जिनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि असल में होता ही है कि जब भी इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो अगर किसी दूसरे कैंडिडेट की अगर कोई वहां पे रिजर्वेशंस है तो वो अगर दोज रिजर्वेशंस लैंड इनटू इलेक्शन कमीशन ऑफिस, तो वो जो जिसकी ऑब्जेक्शन होती है वो 5 साल बैठा रहता है, इंतजार करता रहता है, और उसकी वो एड्रेस नहीं होते प्रॉब्लम्स, और इतनी देर में जनाब असेंबली का टेन्योर ही खत्म हो जाता है। सो इस तरह की चीजें जो है वो तो रहेंगी, आई पर्सनली थिंक, और इसमें कोई इसको हल नहीं किया जा सकेगा। और खास तौर पे जो हारेगा वो कभी भी इलेक्शंस के रिजल्ट को नहीं मानेगा, उसको क्वेश्चन मार्क वहां पे खड़ा हो जाएगा। सो वो करे ना करे, अच्छे तरीके से करे इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस को कंडक्ट करवाए, करे ना करे, फिर भी उस पे क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे। और ये कहा जाए कि जनाब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे, वो मेरा नहीं ख्याल, मुश्किल हो जाएगा बहुत। और किसी भी जगह पे भी ऐसा नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, किसी भी जगह ऐसा नहीं होता। और बहुत गिने चुने एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में कि जो लोग हारते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी हार को। यहाँ पे तो मैंने तो आज तक अपने कैरियर में कभी नहीं ये देखा कि जनाब अगर कोई हारा है तो वो कहे जी हाँ मैं हार गया था। लेकिन वो बड़ा ही मुश्किल होता है, बहुत ही लाइक वंस इन अ मिलियन होता है कोई कहे जी हाँ जी मैं वाकई हार गया था। बाकी जो कंट्रोवर्सी रहेंगे जी, और उसका कोई हल है किसी के पास। ठीक। रशीद साहब, ये फरमाइएगा, अभी राना साहब ने बात की कि जो हारता है वो सवाल उठाता ही है, वो कभी मानता नहीं है कि मैं हार गया हूँ, और ये रिवायत रही है जो जमात हार जाती है वो धांधली का इल्ज़ाम आयद कर देती है। मौजूदा वक्त में जब सोसाइटी में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी मुख्तलिफ सवालात उठाए जाते रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये अब बहुत बड़ा चैलेंज होगा अब इलेक्शन कमीशन के लिए? जी बिल्कुल, ये चैलेंज तो हमेशा से ही रहा है इलेक्शन कमीशन के लिए। इस दफ़ा चैलेंज इसलिए भी ज़रूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के जो इश्यूज हैं वो सामने आ रहे हैं, बहुत सारी पार्टीज़ इस पे बात कर रही हैं। लेकिन जो राना साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया था कि अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म जो है वो एफिशिएंट हो जाए, और इस दफ़ा पार्लियामेंट ने अगस्त में उसमें अमेंडमेंट्स की हैं कुछ उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म को एफिशिएंट करने के, ख़ासकर इसलिए कि जो डिस्प्यूट्स हैं, जो पिटीशंस हैं और जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं वो 180 दिन के अंदर अंदर निपटा दी जाएं, तो शायद उससे मामलात कुछ बेहतर होंगे। लेकिन ये वाला जो इलेक्शन कमीशन के लिए जो चैलेंज है कि इस इलेक्शन को काबिल कबूल बनाना और काबिल एतबार बनाना, और तमाम पार्टीज़ के लिए
ये चैलेंज अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन अगर लॉ बहुत स्ट्रांग है और अपनी जगह पे मौजूद है, अगर कानून पे अमल दरामद होता है और इलेक्शन कमीशन अपनी रेट असेट करके इस अमल दरामद को यकीनी बनाता है, तो इस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहरहाल बढ़ेगी। ठीक जी राना मुबश्शिर साहब, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन से कबल डेफिनेटली जो सियासी वफादारियाँ तब्दील होने का हम एक सिलसिला देखते हैं वो अब भी जारी है। बलूचिस्तान को इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, नून लीग भी वहाँ पर गई, मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पर गए, बाप पार्टी की हिमायत हासिल की, पीपल्स पार्टी ने अपना यौम तासीस का जलसा वहाँ पर किया, अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। ये मामलात आप कितना सिग्निफिकेंट आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा बलूचिस्तान से जो है ये तमाम तर चीज़ों का आगाज़ किया गया है? मैं बलूचिस्तान की तरफ आता हूँ, पहले मैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात कर लूँ। हमारे दोस्त ने इसकी तरफ इंडिकेशन की है और कहा जी डिस्प्यूट्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे लाइक इन 180 डेज टाइम। देखें 180 डेज टाइम में अगर आप डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। और इससे पहले कई इलेक्शन कमीशन जो है कई खत लिख चुका है हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को, और उसमें अपने कंसर्न्स रेज कर चुका है। और उसमें जिस तरीके से लीडर्स वापस आ रहे हैं या मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, जिस तरीके से उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है या जिस तरीके से उनको हैंडल किया जा रहा है, उस पे इलेक्शन कमीशन कई खत लिख चुका है। लेकिन उन खतों का क्या निकला, उसका हासिल वसूल क्या हुआ? क्या असर्ट करने की बात है ना, इलेक्शन कमीशन अपने आप को असर्ट करेगा, तो वो उसमें कैसे असर्ट किया उसने, उसका हल क्या निकला, उसमें क्या जवाब क्या आया? कोई जवाब नहीं आया उस पे, और ऐसा सच कोई रिजल्ट नहीं निकला उस पे। तो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट थिंग्स और रियलिटी चेक दे। और रियलिटी चेक ये है कि इलेक्शन कमीशन जो भी कंसर्न्स हैं उनको अगर रेज करता भी है तो वो एक मियर स्टेटमेंट्स हैं, उन खतों खताबत से कुछ नहीं निकलता। और ये कहा जाए कि खत लिखने से तो वो सारी चीजें एड्रेस हो जाएंगी, या किसी को बीच में इंडक्ट कर लिया जाए कैबिनेट के अंदर, या उसको कैबिनेट से या हुकूमत के अंदर उसको जनाब कोई ओहदा दे दिया जाए, उसके कंसर्न रेज करे अगर इलेक्शन कमीशन, और उसमें जनाब को जवाब मिल जाएगा या उनकी सुनी जाएगी इलेक्शन कमीशन की, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो लेट्स गो फॉर द रियलिटी चेक। ये इन मियर स्टेटमेंट्स और खतो खताबत और ये कह देना कि जनाब सब चीजें एवरीथिंग इज हंकी डोरी एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, नहीं, ऐसा नहीं है। सच जो है वो लोग सुनना चाह रहे हैं, और जो हकीकत है वो भी बयान कर दी जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और हो सकता है हमारी इंडिकेशन से हम जो जिस चीज को तनकीद कर रहे हैं समझा जाए, उसको हेल्दी क्रिटिसिज्म समझा जाए और उसको एड्रेस कर लिया जाए उन चीजों को, तो उसमें बेहतरी है, बजाय इसके कि हम एक फॉगी पिक्चर दें और हम एक ऐसी स्टेटमेंट्स दें, लोगों को बताने की कोशिश करें जो पीपल विल नॉट बाय इट, दे विल नॉट बाय ऑल दीज थिंग्स एंड पीपल आर नॉट बाइंग ऑल दीज थिंग्स। तो इसलिए बेहतर ये है कि वी शुड पॉइंट आउट द प्रॉब्लम्स ताकि इस्लाह हो सके और अच्छे मायनों में उन इदारों की इस्लाह हो सके, जैसे इलेक्शन कमीशन की इस्लाह हो सके, और वो उसको हैंडल कर सके चीजों को, तो उससे बेहतरी आएगी। बजाय इसके कि हम एक ग्लूमी पिक्चर पेश कर दे और हम लोगों को कंफ्यूज करके रखें। नो, वी शुड नॉट डू दैट। और इदारों को भी हमें बताना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को हमें बताना चाहिए, इदारा है उसको हमें बताना चाहिए जी ये आपने खत लिखे, इसका क्या हुआ, व्हाट वाज द आउटकम, व्हाट वाज द रिजल्ट, देयर वाज नो रिजल्ट, ठीक है ना। तो आप खाना पूरी मत करें, जो करना है उसको ऐसा करें ताकि उस पे कोई असर पड़े। या तो आप बिल्कुल ही ना करें जी, या तो आप करें ही ना, या तो आप खत लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप अपना वजन भी कम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन अपना वजन कम कर रहा है। तो ये सिर्फ प्रेशर में आके जब आप खत लिख दे और उसका आगे से कोई हासिल वसूल ना हो, दैट्स रॉन्ग। इससे बेहतर है लिखे ही ना। तो इसलिए लेट्स गिव अ रियलिटी चेक टू द मासेस और पीपल, सो एंड द इलेक्शन कमीशन, ताकि वो इस्लाह कर सके। ठीक, शफाफियत के हवाले से बात की है राना मुबश्शिर साहब ने। रशीद साहब क्या कहेंगे इस बारे में? शफाफियत होनी चाहिए तमाम तर मामलात में, लेकिन वो आ नहीं पा रही है, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात अब भी, रिजर्वेशन अब भी बरकरार हैं। जी देखिए, इस वक्त जो इलेक्शन प्रोसेसेस जो इनिशिएट हुए हैं, जो इस वक्त इलेक्शन का मरहला है वो डिलिमिटेशन का मरहला है। डिलिमिटेशन के मरहले में
एक बात का क्रेडिट हमें शायद इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि उसने डिलिमिटेशन का मरहला मुकम्मल कर लिया है और इस पे किसी सियासी जमात की तरफ से कोई बड़ा तनाज़ा खड़ा नहीं किया गया। इस वक्त जो इशू है जिस पे राणा साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो है शिकायत लेवल प्लेइंग फील्ड पे, और लेवल प्लेइंग फील्ड और जो केयर टेकर गवर्नमेंट पे जो ओवरसाइट है, निगरानी है इलेक्शन कमीशन की, उसके अंदर जो मसाइल और कोताहियाँ हैं उसकी तरफ इशारा हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जैसे ही इलेक्शन प्रोसेस जाएगा, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा और इलेक्शन प्रोसेस प्रॉपर शुरू होगा, तब ये जो शिकायत हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में और जो कोएर्शन वगैरह की जो शिकायत हैं, जो उम्मीदवारों की तरफ से जो शिकायत हैं वो ज़्यादा होंगी, अगर होंगी तो उस वक्त उस पर ज़्यादा मेरे ख्याल में कमेंट करना बनता है। लेकिन जो शफाफियत वाले मामलात हैं, शफाफियत तो है कि इलेक्शन कमीशन और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो इंफॉर्मेशन कितने टाइमली जो लॉ में टाइमलाइंस दी गई हैं उसके मुताबिक पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे, और यही चैलेंज है। इस वक्त तक तो इलेक्शन के बहुत ही इब्तदाई मराहिल शुरू हुए हैं, अभी तो ठीक आरओज़ की तैनाती बाकी है, अभी तो पोलिंग जी हाँ, अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं और स्टेप बाय स्टेप ये तमाम तर चीज़ें मुकम्मल की जाएंगी। ठीक है, आता है अपनी टाइमलाइंस पे चीज़ें आती हैं तो उस वक्त देखी जा सकती है। ठीक हो गया जी राना मुबश्शिर साहब, वक्त मेरे पास कम है, ज़रा क्विकली मुझे जो मैंने बात की थी बलूचिस्तान की सियासी एक्टिविटीज़ के हवाले से उस बारे में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, बलूचिस्तान में इस वक्त आसिफ जरदारी साहब के पास शुरू में इलेक्शन कमीशन जब बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून नहीं गई थी उस वक्त जरदारी साहब गए थे और जरदारी साहब को बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था वहां से। उसके बाद थिंग्स वेंट अगली और उसमें जनाब कुछ लोग जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे वो नून लीग में शामिल हो गए, जिसकी वजह से वहां पे शिकायत भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी होगी बिटवीन द टू पार्टीज एंड देयर लीडरशिप्स। लेकिन द पॉइंट इज कि इस वक्त दोबारा आसिफ जरदारी साहब का बलूचिस्तान जाना और वहां पे जाके वो कह रहे जी वील कम अप विद अ सरप्राइज। वो सरप्राइज क्या होंगे, फोकस सब जो बलूचिस्तान पे कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि वहां से वहां पे हुकूमत बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वहां पे जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो देखे जाए तो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ओवर देयर। सही राना साहब, माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, वक्त अभी मेरे पास बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना मुबश्शिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कराची से आपको खबर देंगे जहां गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान पुलिस एहलकारों के डकैती में मुलविस होने का तीसरा वाक़या सामने आ गया है। डकैती के केस में गार्डन हेडक्वार्टर से 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि टीपू सुल्तान रोड पर चंद रोज़ कबल मुलजिमान ने ऑयल से लदी गाड़ी छीनी थी और इस वाक़े में मुलविस दोनों पुलिस कांस्टेबल हैं। दूसरे वाक़े में कराची के इलाके औरंगे टाउन में ताजिर के घर डकैती की तहकीकाती कमेटी जो DIG वेस्ट आसिम खानी की सरबराही में काम कर रही थी, 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस छापे को डकैती करार दिया गया है। इन्हीं वाक़यात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची शोएब बर्नी। शोएब बर्नी, बताइएगा, ये पहले भी वाक़यात पेश आते रहे हैं, 2 वाक़यात पहले भी रिपोर्ट हुए, आज फिर से ये वाक़या सामने आया है जिसमें पुलिस एहलकार, पुलिस कांस्टेबल इस डकैती में बाकायदा तौर पर मुलविस निकले हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है? इंटर डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशंस क्या चल रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये कोई पहला वाक़या नहीं जब आवाम के मुहाफ़िज़ ही डकैत बन जाएं। सिंध पुलिस में इस तरह के वाक़यात आए दिन सामने आते जा रहे हैं। जैसे गुज़िश्ता दिनों ये 3 वाक़यात आपने अभी अपने इंट्रो में बताए। अब इन वाक़यात के बाद इंक्वायरी कमेटी बना दी जाती है, तहकीकात शुरू कर ली जाती हैं, इन्वेस्टिगेशंस शुरू कर दी जाती हैं, लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद इस किस्म के वाक़यात का सद्देबाब नहीं हो सकता, इनकी रोकथाम नहीं होती। अब आप देखें, आए दिन ये जो पुलिस के DSP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लेवल के अफसरान अगर इस तरह की डकैती, रेज़नी की वारदातों में, चोरी चुकारी में और इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो सिंध पुलिस अवाम का जो टूटा हुआ तहफ़्फ़ुज़ है, अदम तहफ़्फ़ुज़ उनके ऊपर है, वो कैसे बहाल कर सकते हैं। कराची में अब ये बात आम है, पूरे सूबे सिंध में भी बात आम है कि अगर डकैतों से बच भी जाओगे तो पुलिस लूट लेगी जब वारदात रिपोर्ट करवाने जाओगे।
तो कराची में ये सिचुएशन है जिस तरह से आपने 3 वाक़यात का बताया, जब डीएसपी खुद इन्वॉल्व होंगे, डकैतियाँ करवाएंगे, पुलिस के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे क्राइम में। इसके बाद अगर निचले स्टाफ की बात कर ली जाए, हेड मोरर, हेड कांस्टेबल, एएसआई, कांस्टेबल लेवल पे वो जिस तरह से लूट मार सड़कों पे करते हैं, तो फिर ये पुलिस का महकमा इसी तरह से चलता रहेगा जिस तरह से निजाम जब इस तरह के वाकयात पेश आते हैं तो डेफिनेटली पूरा महकमा, पूरा डिपार्टमेंट उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, वो बदनाम होता है। जो हेड्स हैं इस डिपार्टमेंट के, जो आला अफसरान हैं, क्या वो इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई नोटिस उन्होंने नहीं लिया? जी, नोटिस तो बहुत ले लिए जाते हैं, इंक्वायरी कमेटीज भी बन जाती हैं, फिर वो एसएसपी लेवल या डीआईजी लेवल के अफसरान को मार्क भी हो जाती हैं और उस पर कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, मुअत्तल भी पुलिस वाले रहते हैं। लेकिन पूरे सिस्टम का ये एक मसला हो गया है, यानी कि जो पूरा सिस्टम है वो फरसूदा निज़ाम का है, उसमें ये डकैती, रेज़नी और जो पुलिस वालों की क्रिमिनल से ताल्लुकात, क्राइम में इन्वॉल्वमेंट, ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तमाम वाक़यात में अगर हम खुलासा दें तो वो यही है कि जो पुलिस एहलकार हैं, जब वही जराइम पेशा अनासिर की सरकोबी करने के बजाय उनकी सरपरस्ती करेंगे तो आवाम किसको अपना मुंसिफ जाने और किससे अपना तहफ़्फ़ुज़ जाने। कराची में यही सिचुएशन है, पूरे सूबे सिंध की भी अगर बात कर लूँ तो यही सिचुएशन है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के जो मुहाफ़िज़ हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वही रेज़नी, डकैती और इल्लीगल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व निकलते हैं। चाहे वो डीएसपी की बात कर लें हम, चाहे पुलिस वालों की बात कर लें। अभी आपने जो 3 केसेस का रेफरेंस दिया है, उन केसेस में भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, लेकिन ये सिर्फ कागजात पे हो रहा होता है। बुनियादी तौर पे पुलिस वालों की इस्लाह के लिए कोई कोर्सेज नहीं हो रहे कि वो इन क्रिमिनल एलिमेंट से दूर हों, या जो पुलिस में मौजूद काली भेड़ें हैं उनको निकाला जाए, उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन किया जाए। आप जराइम पेशा नासिर को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि उनकी सरपरस्ती तो यही पुलिस एहलकार कर रहे थे और ये रिश्वत के एवज ये सारा मामला चल रहा था, पैसों के एवज ये करते थे, तो फिर यही मामला होता है। मुंतखब हुकूमत तो है नहीं कि जिसको जिम्मेदार ठहराया जाए और जिनसे सवाल किया जाए, लेकिन डेफिनेटली निगरान हुकूमत है, वो भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। वजारत दाखिला अब इस पर क्या कर रही है? देखें, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर 3 वाक़यात गुज़िश्ता 1 हफ़्ते में सामने आ जाते हैं, उससे कबल जिस तरह से कौमी क्रिकेटर्स के साथ सुपर हाईवे पर इंसिडेंट हुआ जहां सकरन पुलिस के लोग मुलविस थे, तो ये एक चौथा वाक़या था। और उसके बाद भी इस तरह के लातादाद वाक़यात हैं, क्योंकि हम रोज़ाना फील्ड में होते हैं तो हमें पता चल रहा होता है कि पुलिस वालों ने फ़लाँ फैमिली के साथ ज़्यादती करी, उनकी FIR नहीं काटी, या उनसे पैसे ले लिए, या उनके जो केस था उसको कमज़ोर करने के लिए दूसरी पार्टी से रिश्वत ले ली। ये चीज़ अब कोई ढकी छुपी नहीं है, ये चीज़ आया हो चुकी है, पब्लिक के लिए है। लेकिन अगर महकमा दाखिला या जो हुकूमत अरबाब इख्तिदार ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शोएब बन्नी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम वाक़यात के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, फैसलाबाद के अफसोसनाक वाक़े की बात कर लेते हैं। फैसलाबाद के नवाही इलाका है डिचकोट, जहाँ पर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 5 अफराद की मौत हो गई। गुर्बत से तंग वालिदैन ने अपनी 3 बेटियों को जहर देकर कत्ल कर दिया और बाद में खुद भी जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। डिचकोट में ताहिर नामी शख्स और उसकी बीवी ने यह इंतहाई इकदाम गुर्बत और सर पर चढ़े कर्जे से तंग आकर उठाया। जाँ भाग बच्चों में 18 साल नाहीद, 16 साल हिबा और 11 साल बेटी ज़हरा शामिल हैं। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। इसी बारे में मजीद हम जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ शहरोज़ इबाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज़, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से अब तक क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? देखिए ज़ीशान, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। फैसलाबाद का नवाही इलाका है डिचकोट, जहाँ पर ये 5 अफराद जो है वो जाँ बाग हो गए हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि एक शख्स जिसका नाम ताहिर है, गुर्बत के बायस और उसने कुछ लोगों का कर्जा देना था, जिसके बायस वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार था। और जो पुलिस एहलकार वहाँ के जो लोग हैं उनसे जो बात हुई है तो ये काफ़ी दिनों से डिप्रेशन, और इसने जो है वो इस वक़ूए से पहले एक लेटर भी लिखा है जो 2 से 3 सफ़ात पर है, जिस पर ये वाज़े उसने लिखा हुआ है कि उसने 8 लोगों के मुख्तलिफ जो है वो पैसे देने हैं, कर्ज देना है, और वो कर्ज अदा नहीं कर पा रहा, जिसके बायस उसको बातें सुनने को मिल रही हैं, जिस पर उसने पहले अपनी 3 बेटियों को ज़हर दिया और उसके बाद अपनी बीवी को कत्ल किया और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। शहरों से बात हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अजमल साहब ने, जो कि SSP इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। मोहम्मद अजमल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है कि सिर्फ गुर्बत से तंग आकर 5 जानें चली गईं, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। अब तक क्या हक़ाइक़ इस केस में इन्वेस्टिगेशंस में सर सामने आए हैं? हाँ, इसमें मैं ये बताऊं कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। इसमें ख़ास तौर पे जैसे हमें पता चला वहाँ तमाम हम लोग भी पहुँचे, CPO साहब भी, बाकी भी, और वहाँ पे वो देखी सारी चीज़ें, वो भी देखा है। और इसमें जो मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद सदीक है, बेसिकली कुछ दिन पहले इसका बेटा भी इस तरह बेचारा फौत हुआ था, गिर के वो फौत हुआ, तो उसका सदमा भी था इसको। और उसके अलावा बाकी जो है वो असल में एक डिप्रेशन की सिचुएशन जो उसके भाई से भी हम वहाँ पे मिले और उससे भी पता चला कि वो खुद कह रहा था कि मैंने अभी नहीं रहना, और इस तरह की वो बातें शातें कर रहा था। तो ज़्यादातर जो है वो डिप्रेशन की वजह से उसने अपने आप को मतलब इस तरह के हालात में, जिसमें उसको अपनी बीवी को और 3 बेटियां जो हैं उनको मतलब कि उसने पहले वो नशावर चीज़ दे के फिर उनको मतलब कि वो थोड़े से उनको मारा। अजमल साहब, ये फरमाइएगा कि क्या ये बाकायदा तौर पर तस्दीक हो गई है कि ये खुदकुशी ही थी? जी जी बिल्कुल, ये तस्दीक हो गई है, क्योंकि उसने ना ये करने के बाद जब खुद गोलियां खाई हैं, फिर ये गया वहाँ मस्जिद में ना, करीबी सुबह की वो नमाज का टाइम था, तो वहाँ इमाम मस्जिद से मिला ये, उसको इसने अपनी वो वसीयत पकड़ाई है, और वहाँ बाकी नमाजी भी थे, तो उसने सारी बताया कि जी मैं ये करके आया हूँ और मैंने खुद भी गोलियां खाई हैं। फिर उन्होंने भी उसको वो उल्टी वगैरह करवाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर बाद में शिफ्ट किया, लेकिन वो उसमें बच नहीं सका। जी ठीक है, तो अभी क्या पोस्टमार्टम वगैरह करवाया गया है इन डेड बॉडीज़ का? जी जी बिल्कुल, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई हैं, FIR भी रजिस्टर की गई है, और इनकी जो है पोस्टमार्टम भी वो इन प्रोसेस है। जी ठीक है। शहरोज़ इबाद, ये बताइएगा कि इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है जो कि पेश आया है। अहले इलाका या जो ये जो जाँ बहक हुए हैं लोग, इनके ख़ानदान वाले दीगर अहले खाना कोई मौजूद हैं, कोई बताते हैं इनके बारे में कुछ? देखिए, वहाँ पर जैसे कि अभी SSP इन्वेस्टिगेशन भी कह रहे थे कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, इनके रिश्तेदार भी डेफिनेटली इसके भाई मौजूद थे वहाँ पर, उनका भी ये कहना था कि उसने जो कुछ पैसे अदा करने थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी डिप्रेशन में था। और कुछ अर्सा कबल जो है वो इसका एक बेटा जो है छोटा सा, वो छत से गिरकर नीचे गिरा था और फौरी तौर पर उसकी हलाकत हो गई थी। तो उसके बाद से भी ये काफ़ी डिप्रेशन में था, तो इस वजह से ये जो है इसने ये इंतहाई इक़दाम जो उठाया है, क्योंकि लोग इसको तंग कर रहे थे जिन्होंने पैसे डेफिनेटली अपने वापस लेने थे, तो जिसकी वजह से ये इंतहाई कदम इसने उठाया। और इसने अपने खत में लिखा है कि मेरा घर बेचकर जिनके मैंने पैसे अदा करने हैं उनको फौरी तौर पर अदा कर दें, और जिनके पैसे इसने देने थे उनके नाम भी लिखे हैं, पैसे भी लिखे हैं कि किस किसके कितने पैसे देने हैं, और उसने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मेरे भाइयों को तंग ना किया जाए, मेरे घर को बेचकर इन लोगों की रकम अदा कर दी जाए। ये सारी सूरत हाल है अभी तक जो चीज़ें जो सामने आई हैं, और जैसा कि अभी SSP इन्वेस्टिगेशन भी ये कह रहे थे कि चीज़ें वाज़ेह भी हो गई हैं। इसने बाकायदा तौर पर जो है वो खुदकुशी की है, और खुद जो है इमाम मस्जिद को जाकर इसने बताया है कि ये मामला मैं करके आया हूँ और ये सूरत हाल है। उसको खुद भी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन ये जानवर नहीं हो सका। बहरहाल बहुत अफसोसनाक ये वाक़या है जो कि सामने आया है। बहुत शुक्रिया शहरोज़ इबाद, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद। हमारे साथ मोहम्मद अजमल साहब SSP इन्वेस्टिगेशंस हमारे साथ मौजूद थे, इस अफसोसनाक वाक़े के हक़ाइक़ के हवाले से हमें आगाह करे थे। प्रोग्राम का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात कर लेते हैं, जिसके बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद पेट्रोल की कीमत में कुछ कमी होगी, लेकिन पेट्रोल की कीमत में चेंजिंग्स नहीं की गई हैं। सिर्फ डीज़ल की कीमतें जो है वो किसी हद तक कम कर दी गई हैं। अगर हम आलमी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर क्रूड ऑयल की कीमत गुज़िश्ता 4 माह की कम तरीन सतह $80.6 फी बैरल है, जबकि एक माह कबल 31 अक्टूबर को क्रूड ऑयल की कीमत $90.71 फी बैरल थी। आलमी मार्केट में एक माह में फ़ी बैरल कीमत में $10.11 फी बैरल कमी आई है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में कोई रिलीफ नहीं दिया गया आवाम को, बल्कि LPG की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। अगर हम आलमी मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर खाम ऑयल $80.6 फी बैरल है। 31 अक्टूबर को खाम ऑयल की कीमत $90.71 फी बैरल थी।
इसके बावजूद पाकिस्तान में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं हुई हैं। LPG की कीमतों में इजाफे के फैसले से कराची के नाला सनतकारों ने 4 दिसंबर को इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद करके हड़ताल करने का ऐलान कर रखा है। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। हबीब खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब खान, बताइएगा, LPG की कीमतें बढ़ा दी गई, गैस महंगी कर दी गई, अब सनतकार इस हवाले से क्या लाहे अमल इख्तियार कर रहे हैं? बिलखुसूस अगर कराची शहर के हवाले से बात करें तो एक तरफ तो कराची शहर में गैस का बहरान है, गैस चूल्हों में दस्तयाब नहीं है, और दूसरी जानिब LPG की जो कीमत है उसमें इजाफा हो रहा है। घरेलू खानादार जो खवातीन हैं उनको सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ बात कर लेते हैं, हमारे साथ खातून मौजूद है। बहुत मुश्किलात भाई, हमारे तो 3 दिन से बिल्कुल गैस ही नहीं। अब बंदा बिजली का बिल भरे, गैस का बिल भरे, गैस भरे, इस 1000 बढ़ा दी अभी उस पे। अब बताओ बंदा गरीब क्या कर सकते हैं। बिल्कुल जी, देखें यही शहरियों का कहना है कि जो सिलेंडर्स हैं उसकी कीमत में इजाफा होता जा रहा है, गैस महंगी होती जा रही है, उसको खरीद कर घरों में गुजारा करना इस वक्त महंगाई के दौर में जो है वो चैलेंज बनता जा रहा है। और दूसरी जानिब जो गैस नहीं है उसकी वजह से इसकी खरीदारी भी जो है वो मजबूरी बन जाती है। तो हुकूमत से ये मुतालबा है कि कम से कम इस सर्दी के मौसम में जब गैस का इस्तेमाल बढ़ जाता है उस वक्त LPG की जो कीमत है उसको मुनासिब किया जाए। हबीब खान कराची से हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन जो घरेलू सार्फिन उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। अगर हम इंडस्ट्रियल सार्फिन की बात कर लें तो उन्हें भी इस वक्त शदीद परेशानी है। इसी बारे में बात करेंगे। जावेद बलवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। जावेद बलवानी साहब, पहले आपकी जानिब में आऊँगा, ये बताइएगा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार हैं। डेफिनेटली जो परेशानी है घरेलू सार्फिन को होती है तो उससे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ चलाने वालों को होती है। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इस महंगाई का, इस बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंडस्ट्री जो है वो क्रॉस सब्सिडी देती है हमेशा। जो ओगरा प्राइस डिटरमिन करता है हमेशा उससे ज़्यादा देती है। आज ओगरा ने प्राइस डिटरमिन किए 1350 पर MMBTU। इंडस्ट्री कह रही है कि आप हमसे 1350 ले लें, मगर ये गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम अपने फर्टिलाइजर को और IPPs को और डोमेस्टिक को क्रॉस सब्सिडी देंगे आपसे लेके। तो आप 1350 जो प्राइस डिटरमिन की है ओगरा ने, उसके अंदर 22% मुनाफा है, मतलब मुनाफे के साथ 1350 प्राइस है। अच्छा, इंडस्ट्री हमेशा ये कहती है कि आपने अगर किसी को सब्सिडी देनी है तो आप अपनी पॉकेट से दें, हमारी पॉकेट से क्यों देते हैं, हमारे जेब से क्यों रहम खाते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट हमेशा हमें कहती थी कि अभी कुछ साल की बात है ये सही हो जाएगा, कुछ साल की बात है ये सही हो जाएगा। आज गवर्नमेंट इस इंतहा तक पहुंच गई है कि जो इन्होंने प्राइस की है इंडस्ट्री की 2200 रुपए और 2100 रुपए, ये प्राइस ऐसी है जो इंडस्ट्री इसमें चल नहीं पा सकती, इंडस्ट्री जेब से नुकसान करेगी। तो इंडस्ट्री का अब यह हाल है। और जब कराची की इंडस्ट्री खास तौर पे, और कराची की इंडस्ट्री के साथ सिंध और इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान की इंडस्ट्री ने भी हमें कहा है कि हम आपके साथ हैं। ठीक। और सारे लोग परेशान हैं। अभी हमारी मीटिंग चल रही थी जूम पे, और तमाम सक्कर चैम्बर, हैदराबाद चैम्बर, कोटरी चैम्बर, नूरियाबाद की मीटिंग हुई है, लाहे अमल का इख्तियार किया जाएगा। इस हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगा। पहले इरफान साहब को शामिल गुफ्तगू कर लें। इरफान साहब, जूं जूं मौसम सर्द होता है सुई गैस की किल्लत पैदा हो जाती है और उसी तरह से LPG की कीमतों में इजाफा हो जाता है। लोगों को परेशानी का बड़ा सामना करना पड़ता है चूँकि LPG माफिया भी सरगर्म है इस तमाम तर मामले में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब आप समझते हैं कि कोई इकदाम उठाए जाएंगे या उठाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाह जी, बिल्कुल, तो इकदाम उठाए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर हम सिंसियर हों, देखिए अवाम को खरीद से जो LPG है वो दूर जाती हुए दिखाई दे रहा है, उसके बहुत नुकसान भी होंगे। देखिए, अभी पाकिस्तान की जो लोकल प्रोडक्शन है, PPL के फार्मूला जो सब पे लागू है, इसी तरह बाकी जो 8-9 प्रोड्यूसर्स हैं, OGTC है, पार्को है, तमाम LPG मसावी तकसीम कर दी तमाम LPG मार्केटिंग कंपनी, और ऊपर एक शर्त लगा दी कि जो कम से कम 100% LPG इंपोर्ट करेगा लोकल गैस उसको मिलेगी। अगर ये फार्मूला हम इसको कंटिन्यू करें, इस पर काम करें, तो मैं समझता हूँ 100 रुपए किलो LPG मजीद सस्ती हो सकती है।
ये 8-9 प्रोड्यूसर जो मुल्क को लूट रहे हैं, जो मनपसंद लोगों इरफान को साहब, ये रुकावट क्या है फायदा दे इसमें? रहे हैं, इस पर जो है वो काम क्यों नहीं हो पा रहा ले है? सकते हैं जी। इसमें रुकावट क्या है? ये जो एलपीजी पॉलिसी 2016 बनी थी, उस वक्त एलपीजी की इंपोर्ट 20 से 30% थी। अब पाकिस्तान में एलपीजी 60 से 70% इंपोर्ट हो तो ये मुल्क फिर चलता है। अब कुदरती गैस बिल्कुल भी किसी घर में नहीं आएगी। अब सिर्फ हमारा दारोमदार एलपीजी पे होगा। एलपीजी के ऊपर हमें एलपीजी पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है और एलपीजी की लोकल प्रोडक्शन तमाम कंपनियों को मसावी तकसीम करने की जरूरत है, ताकि अब मसावी तकसीम होने के बाद फिर लोकल इंपोर्ट को मिक्स करेंगे तो इरफान साहब, इस सिलसिले में क्या दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ आपने राब्ता किया है ताकि इसको मसावी किया जा सके? ये देखिए जी, ये गवर्नमेंट ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ करना है। हम तो गवर्नमेंट के साथ प्रैक्टिकली कह रहे हैं और आर्टिकल 29 के तहत ओगरा ने इख्तियार डीसी को दिए। देखें जी, ओगरा ने सबसे पहले ऐसे जिसने दिल भर के पिछले साल लूटा, पेपर रूल की खिलाफवर्जी करते पेपर रूल की छूट भी दी गई उनको। एलपीजी वहां भी इंपोर्ट था जिसने अरबों रुपए लूटे, ओगरा ने उसके खिलाफ एक्शन भी लिया, लेकिन आज तक एसएजीसी से लेकर किसी कंपनी को। ठीक है, चले आने वाले दिनों में इस हवाले से कोशिश करेंगे जरा तफसील से बात कर सकें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिन भर राउंड अप में आपको बताएं कि कोरंगी रोड ट्रैफिक हादसा, 8 साला बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार 2 अफराद बच्चे को मुर्दा हालत में जना अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान का पता लगा लिया है। अहले खाना का किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई करने से इनकार। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में आसमान पर बादलों का राज, बर्फबारी के बायस बाला इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बाग से दीगर अजला को मिलाने वाली मेन शाहराहें बंद, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे पीर के रोज़। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।